उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है और नतीजे 10 मार्च को आने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पहले चरण में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए वेस्ट यूपी की रणनीति तैयार कर ली है। अगर हम बात करें 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की, तो पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में 10 फरवरी को मतदान होंगे। प्रथम चरण में यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर जहां मतदान होना है, उन विधानसभाओं में कई वीआईपी नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुछ नेताओं ने अपना पाला बदला है, तो कुछ नेताओं को अपने अपने विधानसभाओं में किए गए कार्यों के बही खाते के आधार पर जनता के द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट का इंतजार है और जिसका खुलासा 10 मार्च को होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रथम चरण की 58 सीटों पर होने वाले मतदान में जाट, गुर्जर और मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका अदा करेंगे। बात करें बागपत की, तो 2017 के चुनाव में बागपत जिले की 3 विधानसभा में 2 सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, तो एक सीट पर आरएलडी ने परचम लहराया था। बता दें कि बागपत में आरएलडी का गढ़ माना जाता है और अब देखना यह होगा कि भाजपा में आरएलडी जीत हासिल कर पाती है या नहीं। बागपत विधानसभा क्षेत्र से सियासी अतीत की अगर चर्चा करें, तो 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात की जाए तो भाजपा के योगेश धामा ने जीत हासिल करते हुए बसपा के अहमद हमीद को हराकर आरएलडी के गढ़ में कमल का फूल खिलाया। आरएलडी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को तीसरा स्थान मिला। और अगर हम बात करें 2022 में होने वाले बागपत विधानसभा की, बागपत सीट, छपरौली सीट, बड़ौत सीट में 9,47,250 मतदाता थे। जाट, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर निभाते हैं निर्णायक भूमिका। भाजपा से योगेश धामा, रालोद से अहमद हमीद, बसपा से अंकित शर्मा इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल बसपा के टिकट पर हारे नवाब अहमद हमीद अब आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। 2017 के विजेता बीजेपी प्रत्याशी योगेश धामा पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की होगी जिम्मेदारी, तो वहीं सपा और आरएलडी का गठबंधन क्या बीजेपी के कमल को खिलने से रोक पाएगा? इस बार बागपत विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी गठबंधन और भाजपा में सीधी आमने सामने टक्कर है, लेकिन यह तो निर्णय 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जब वोटिंग पोल खुलेगी 10 मार्च को, उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि किसने जीत हासिल की है। लेकिन अब तक की आमने सामने जो टक्कर है, दोनों पार्टी भाजपा और आरएलडी के गठबंधन में है। विपिन सोलंकी, भारत समाचार, बागपत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो 2017 में हुए चुनाव में गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा में तीनों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट राजनीति के लिहाज से रसूख वाली सीट कही जाती है। यहाँ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। पंकज सिंह ने सपा के सुनील चौधरी को यहाँ पर हराया था। यूपी का महासंग्राम छिड़ चुका है और इस महासंग्राम की जो पहली जंग है, पहला चरण है, उसमें गौतम बुद्ध नगर में भी वोटिंग होनी है। कई ऐसे नाम हैं जिनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी है। 16,23,000 वोटर किस्मत तय करेंगे उन नामों का। पूरे गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभाएं हैं, नोएडा, दादरी, जेवर। नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा सीटें हैं। 16,23,545 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। जाट, ब्राह्मण, गुर्जर और मुस्लिम वोटर निभाते हैं निर्णायक भूमिका। गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट, जो कि बीते 3 विधानसभा चुनाव से बीजेपी के कब्जे में रही है,
क्या 2022 के चुनाव में भाजपा अपनी इस सीट पर कब्जा जमा पाएगी? इसका पता 10 मार्च 2022 को चुनाव के परिणामों के बाद पता चल सकेगा। नोएडा सबसे बड़ी विधानसभा है और सबसे ज्यादा वोटर हैं। यहाँ के लोगों को कहा जाता है ये एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका है और पढ़ा लिखा तबका ही यहाँ के नेता का चुनाव करता है। पिछले 5 सालों से पंकज सिंह यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं। हालांकि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो इसलिए दांव पे लगी हुई है कि उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो वहीं दादरी अगर चलते हैं तो वहां पर तेजपाल नागर बीजेपी विधायक हैं। गुजर और ठाकुर का जो एक आमना सामना था मिहिर भोज को लेकर हुआ, वो भी वहां पर एक चुनौती रहेगी उनके लिए। जेवर की बात करते हैं तो वहां पर धीरेन ठाकुर बीजेपी विधायक हैं। हालांकि वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए और 2017 में चुनाव जीते और विधायक बन गए। उनके सामने आरएलडी के जो सपा के उम्मीदवार हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं, अवतार सिंह भडाना। तो आसान राह नहीं है। 16,23,000 लोगों को चुनना है कि उनका नेता कैसा हो और कौन हो। तो देखना होगा जिस तरीके से अब ये महासंग्राम का पहला चरण गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग होगी तो आखिर कौन अपनी प्रतिष्ठा बचा पाता है और जो नए प्रत्याशी उतर रहे हैं वो कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो यहाँ का ताज पहन सकता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। यूपी का मुजफ्फरनगर जिला, जहां 2017 में हुए चुनाव में जिले की 6 विधानसभा सीटों में सभी 6 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर 6 विधानसभाएं सीट आती है, जिसमें मुजफ्फरनगर की सदर, बुढ़ाना, पुरकाजी, जानसठ, मीरापुर और चरथावल सीट है। अगर बात 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया था, जबकि दूसरी नंबर पर यहां ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नेता रहे थे। बात करें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की तो 2022 के चुनाव में ये सीट खास हो जाती है। 2017 में मीरापुर सीट पर बीजेपी को बहुत कम वोटों से जीत मिली थी। यहाँ से अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचे थे। अवतार सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लियाकत अली को हराया था, लेकिन अब अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर विधानसभा सीटें 20,20,826 मतदाता अपनी मत का प्रयोग करेंगे। जाट, ब्राह्मण, कश्यप, वैश्य, त्यागी, पाल और मुस्लिम वोटर असर डालते हैं। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर 2017 में भाजपा ने जो कब्जा जमाया था, क्या वो कब्जा बरकरार रहेगा या सपा का गठबंधन भाजपा को सीधा टक्कर देगा? इसका पता 10 मार्च को लगेगा। अगर बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो अब तक सपा ने पंकज मलिक को चरथावल से अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं खतौली से जो राजपाल सैनी है गठबंधन ने उसे अपना उम्मीदवार बनाया, मीरापुर से चंदन सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया और पुरकाजी से जो अनिल कुमार है उन्हें गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया। अगर हम बात मुजफ्फरनगर के चुनावी समीकरण की करें तो यहाँ का ये चुनाव अब सिर्फ गठबंधन और बीजेपी के बीच ही होगा, क्योंकि और पार्टियों ने यहाँ अभी तक अपने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो सिर्फ नाम चाम के हैं। सचिन त्यागी, मुजफ्फरनगर। यूपी के शामली जिले की बात करें तो 2017 में हुए चुनाव में शामली जिले की 3 विधानसभा में 2 सीटों पर भाजपा तो 1 सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2017 में हुए चुनाव में शामली विधानसभा सीट पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल ने जीत हासिल की थी और इस चुनाव में भाजपा को 35.7% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 20.56% का ही था। तो वहीं रालोद को 17.9% वोट मिले थे। तो वहीं बसपा के वोट शेयर की बात करें तो 8.72 था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी का वोट शेयर 8.72% था। शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं, कैराना, थाना भवन और शामली विधानसभा सीट। 9,56,000
354 मतदाता करेंगे अपनी मत का प्रयोग। जाट, ब्राह्मण, कश्यप, वैश्य और मुस्लिम वोटर निभाते हैं निर्णायक भूमिका। भाजपा से तेजेंद्र निर्वाल, रालौद से प्रसन्न चौधरी, आम आदमी पार्टी से विजेंद्र मलिक प्रत्याशी मैदान में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शामली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने प्रसन्न चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेजेंद्र निर्वाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। दोनों प्रत्याशियों के बीच शामली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर होगी। शामली से सहयोगी अमित के साथ रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। पश्चिमी यूपी के कुछ खास जिलों में से एक है मेरठ। भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरठ अहम इसलिए है क्योंकि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पे से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट समाजवादी के खाते में भी गई थी। 2022 विधानसभा का आगाज हो चुका है और पहले दौर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहले दौर का मतदान होना है सबसे पहले और इसके बाद बाकी जगहों पर यह प्रक्रिया आगे जाएगी। लेकिन मेरठ में 7 विधानसभा की सीटों पर इस समय 6 बीजेपी के कब्जे में हैं और केवल एक सदर सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत दर्ज की। मेरठ दक्षिण, किठौर, मेरठ शहर, हस्तिनापुर, मेरठ कैंट, सिवाल खास, सरधना विधानसभा सीटें। 7 विधानसभाओं पर 26,12,680 मतदाता करेंगे मतदान। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां सबको पीछे कर दिया था और एकदम क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार समीकरण अलग हैं। किसान रूठा हुआ है, व्यापारी नाराज है, बेरोजगारी चरम पर है। इसके अलावा जो जातिगत आंकड़े हैं वो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। किसान आंदोलन ने यहाँ की सियासी हवा बिल्कुल बदल कर रख दी है। इसलिए अब की बार समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बाकी दलों के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है। बात करें मेरठ शहर सीट की तो 2017 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। सपा के रफीक अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को यहाँ से हराया। अब इस सीट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी फिर से वही 2017, 2014 और 2019 के ख्वाब देखे हुए है। लेकिन जो ओबीसी और अल्पसंख्यकों का समीकरण है वो इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। नजर दलित वोट बैंक पर भी होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है और ऐसे कैंडिडेट मैदान में लाना चाहते हैं जिससे इन वोटों का फायदा उनको मिल सके। लेकिन देखना होगा चुनाव नतीजे क्या होंगे और ये समीकरण किस हद तक किस पार्टी की ओर जाते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।